हर खबर का होगा एक्सपेरिमेंट, किस न्यूज केमिकल का होगा कौन सा रिएक्शन, परोसेंगे हम डिजिटल डाइल्यूशन, रहेगा भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक रसायन। देखिए चेतना मंच की खास पेशकश न्यूज लैब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चेतना मंच का विशेष कार्यक्रम न्यूज लैब। न्यूज लैब में आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की, जिनकी आज 121वीं जयंती है और पूरे देश भर में इसको किसान सम्मान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्हें किसानों का मसीहा तो कहा जाता था। अगर कहा जाए कि सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को लेकर एक लंबी लड़ाई किसी राजनेता ने लड़ी थी तो वो चौधरी चरण सिंह थे। आज चौधरी चरण सिंह के जीवन के कुछ अनसुने और कुछ सुने पहलुओं को हम जानेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और चेतना मंच के संपादक आरपी रघुवंशी जी, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह की विशेष विचारधारा का विशेष अध्ययन भी किया है और साथ ही वो किसान राजनीति पर भी बारीक नजर रखते हैं। रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लैब में। नमस्कार अंशु जी, धन्यवाद। अगर हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, तो किसान हित या किसानों की बात या किसानों का मसीहा, ये विशेषण उनके साथ अपने आप ही जुड़ जाता है। किसान और ग्रामीण परिवेश उनके साथ कितनी नजदीकी से जुड़ा हुआ है। अगर आज के दिन उनकी जयंती पर हम उनके विचारों का और अगर किसानों को लेकर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है उस पर अगर हम कुछ बातचीत करें, जिस दृष्टि से आपने उन्हें पढ़ा, समझा और जाना है, हमारे दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस तरह से वो किसानों के मुद्दों पर जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। जी बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह को यदि समग्र रूप में समझना है तो कई दिन बात करनी पड़ेगी उनके ऊपर, लेकिन जैसा कि आपने अपने दर्शकों के लिए पूछा है, मैं बता दूं, चौधरी चरण सिंह एक अकेला नाम है पूरी दुनिया की राजनीति में। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की राजनीति में एक अकेला नाम है जिनको बिना किसी विवाद के हर कोई किसानों का सच्चा मसीहा मानता है। अब चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा बनने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। पूरा जीवन उनका किसानों की सेवा में, गांव की सेवा में, गरीब की सेवा में जाता है। कारण वो खुद बताते थे, उन्होंने हजारों बार ये बात कही कि भारत की प्रगति का मार्ग खेत और खलियान। चौधरी चरण सिंह के इस वाक्य को, इस टिप्पणी को बाद के दिनों में सभी लोगों ने स्वीकार किया और उनकी तमाम पुस्तकों में उनके तमाम जानने वाले, चाहने वाले, उन पर लिखने वाले इस वाक्य का हमेशा प्रयोग करते हैं। वाक्य है, देश की प्रगति का रास्ता खेत और खलियान से होकर के गुजरता है। चौधरी चरण सिंह ने भारत के अर्थशास्त्र को, भारत की पूरी जमीनी समस्या को और भारत की प्रगति के मार्ग को बहुत अच्छे से समझा था। अंशु जी, यदि मैं आपको बताऊं कि अकेला व्यक्तित्व थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने बार बार कहा कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियां, भारत की सामाजिक परिस्थितियां, भारत की आर्थिक परिस्थितियां दुनिया के बाकी देशों से अलग है। हम दूसरे देशों की नकल करके भारत को भारत नहीं बना सकते। उनका कहना था कि देखिए, भारत में दो देश रहते हैं। एक देश भारत है जो गांव में रहता है और जो इस देश का 85% यानी 85% हिस्सा है, और दूसरा है 15% हिस्सा, उसको चौधरी चरण सिंह इंडिया मानते थे, जो शहरों में रहता है। शहरों और गांवों के समग्र विकास की जो दृष्टि चौधरी चरण सिंह के पास थी, दुर्भाग्य से हमारी राज सत्ता में आने वाले किसी भी नेता के पास वो दृष्टि कभी नहीं रही। चौधरी चरण सिंह का इतना आसान
और इतना शानदार तरीका था इस देश की प्रगति के लिए। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, केवल ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे गांव में बैठा हुआ दस्तकार जिन चीजों को नहीं बना सकता, जैसे हमें हथियार बनाने की इंडस्ट्री लगानी चाहिए, हमें बड़े बड़े रेल के यदि कोच बनाने हैं उनकी फैक्ट्री लगानी चाहिए, लेकिन हमें लकड़ी के सामान बनाने के लिए, चमड़े का सामान बनाने के लिए, लोहे का दूसरा जरूरी सामान बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हर गांव में एक से एक दस्तकार बैठे हुए हैं, एक से एक बनाने वाले बैठे हुए हैं। उनके लिए उन्हीं के गांव की बगल में छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप कीजिए। कॉटेज इंडस्ट्री बनेगी तो गांव में तमाम विकास की दूसरी योजनाएं भी आएंगी। गांव में बिजली आएगी, गांव में पीने का पानी आएगा, गांव में शिक्षा आएगी, गांव में हेल्थ आएगी। तो चौधरी चरण सिंह का वो जो सपना था, उससे हर गांव आज के शहरों की तरह विकसित हो सकता था। दुर्भाग्य ये हुआ कि गांव विकसित हुए नहीं, गांव में कोई इंडस्ट्री लगी नहीं, गांव में जीवन यापन की कोई व्यवस्था हुई नहीं, और गांव से लोग पलायन करके शहरों की तरफ भाग आए। और शहरों में आकर के भी बड़ी संख्या में उन लोगों को झुग्गी बस्तियों में, छोटी छोटी गैर कानूनी कॉलोनियों में रहना पड़ रहा है। चौधरी चरण सिंह ने ये कभी नहीं सोचा था। तो चौधरी चरण सिंह का सपना आज भी सही मायने में अधूरा है, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने खेती और किसानी को जो दिया, इस देश में चौधरी चरण सिंह से पूर्व जमींदारी व्यवस्था थी। सारे किसान जमींदारों के गुलाम हुआ करते थे। काम करता था खेत पर किसान और मजदूर, मालिक होता था जमींदार। फसल पक करके जैसे ही आती थी खलिहान में, वो जो जमींदार था पूरी फसल भरवा ले जाता था अपने वाहनों में, और किसान को बेचारे को खाने के लिए रोटी तक के लाले पूरी साल पड़े रहते थे। इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी दुर्गति है, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को लाए चौधरी चरण सिंह। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और उसके बाद देश की लोकसभा में कानून बना और जमींदारी समाप्त हुई। किसान अपनी खेती का, अपनी जमीन का मालिक बना। यह क्रांतिकारी फैसला था भारत के किसानों के लिए। भारत का किसान वहीं से एक पहचान बना पाया दुनिया भर में, और भारत के किसान को अनडाउटली अन्नदाता के नाम से इसीलिए नहीं बुलाया जाता कि वो अन्न का उत्पादन करता, देशों में भी अन्न का उत्पादन करते हैं, लेकिन वहां के किसानों को अन्नदाता के नाम से नहीं संबोधित करते। हमारे किसान ने खुद भूखा रह करके, खुद आधी रोटी खा करके देश का पेट भरा है। इसको चौधरी चरण सिंह जानते थे। तो इस प्रकार चौधरी चरण सिंह पे अंशु जी बात करेंगे तो मैंने जैसे कहा कई दिन लगेंगे उनके व्यक्तित्व पे बात करने के लिए। कोई महत्वपूर्ण बात जो आप और जानना चाहती हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर के आपके देखने वालों के लिए, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं उनको लेकर, बहुत सारी बातें प्रचलित है। कहते थे कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था, बहुत घुल मिल जाते थे लोगों के साथ, हंसी मजाक भी करते थे, और हमेशा वो गांव और ग्रामीण परिवेश को ही आगे रखते थे। आपको क्या लगता है, आप उसके बारे में और कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला उन जैसा फिर कोई और किसान नेता क्यों नहीं पैदा हो पाया? जबकि किसानों के मुद्दे आज भी हमारे देश में वहीं के वहीं हैं। किसान आज भी ट्रैक्टर पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ उन्होंने हासिल नहीं कर पाया। तो उनके जैसी एक दूरदृष्टि रखने वाला एक कोई इसी तरह का किसान नेता दूसरा क्यों नहीं आया, या उनकी लेगेसी को आप किस तरह देखते हैं? मैंने बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, आपका ही एक लेख मैं चेतना मंच पोर्टल www.chetnamanch.com पर पढ़ रहा था, जिसमें आपने ही चौधरी चरण सिंह को विश्लेषित करते हुए लिखा है कि चौधरी चरण सिंह जी ने
देश के किसानों के लिए 60% आरक्षण की बात उठाई थी। उनका कहना था कि जो किसानों की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है, किसान ही इस देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, किसान के बिना ये देश की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए देखिए कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही थी कि भारत में किसानों को 60% आरक्षण मिलना चाहिए। यदि ये काम हो गया होता तो निश्चित रूप से भारत आज विश्व गुरु बन चुका होता, जिसकी हम बार बार कल्पना करते हैं और बात करते हैं। जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद उनकी विचारधारा को किसने आगे बढ़ाया और कहां वैक्यूम रह गया। चौधरी चरण सिंह जी के रहते रहते ही इस देश में एक बड़े किसान नेता का उदय हो चुका था। उनका नाम था श्री महेंद्र सिंह टिकैत। श्री महेंद्र सिंह टिकैत ने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। दुर्भाग्य से स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का जीवन भी छोटा रहा और वो जल्दी ही देश के किसानों की लड़ाई लड़ते हुए इस दुनिया से चले गए। उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किसानों की वो बात पूरी हो जाए, किसानों की वो चीज पूरी हो जाए, किसानों की वो मांग पूरी हो जाए जिसका सपना चौधरी चरण सिंह ने देखा था। और आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत हो या उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन, उनकी सबसे बड़ी मांग है कि किसान जो फसल पैदा करता है उसका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम तय हो जाए। क्या मजाक है अंशु जी, दुनिया में किसान को छोड़कर के कोई ऐसा उत्पादक नहीं है जो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट का खुद भाव तय ना करता हो। टूथपेस्ट से लेकर के हवाई जहाज तक हर उत्पादक अपने प्रोडक्ट का भाव तय करता है। और किसान जो देश का पेट भरता है, वो जो फसल बोने जा रहा होता है जिस समय, उस बेचारे को पता ही नहीं कि वो फसल जो पैदा होगी वो क्या भाव बिकेगी, उसको क्या आमदनी होगी। तो किसान संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं एमएसपी। मैं तो कहता हूं कि एमएसपी के साथ साथ किसान संगठनों को चौधरी चरण सिंह जी की जो मांग थी, जो मूल मांग थी उनके शुरू से लेके आखिर तक के दिनों में, कि किसानों को 60% आरक्षण मिलना ही चाहिए, वो यदि लागू हो जाए इस देश में तो शायद एमएसपी और एमएसपी की भी ज्यादा आवश्यकता किसान को नहीं पड़ेगी और किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा और हम एक बार फिर विश्व गुरु का जो तमगा हमारे पास हुआ करता था सदियों पहले, वो हम हासिल कर पाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तो रघुवंशी जी, इतने कम समय में आपने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में और उनके विचारों के बारे में और किसान हितों के बारे में ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चेतना मंच के इस खास कार्यक्रम न्यूज लैब में हम इसी तरह के मुद्दे आपके लिए सामने लाते रहेंगे और जानकारी परक बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चेतना मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम न्यूज लैब। नमस्कार। हर खबर का होगा एक्सपेरिमेंट, किस न्यूज केमिकल का होगा कौन सा रिएक्शन, परोसेंगे हम डिजिटल डाइल्यूशन, रहेगा भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक रसायन। देखिए चेतना मंच की खास पेशकश न्यूज लैब।